हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उनकी जो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट उनकी शब्दावली यानी जो उनकी टर्म्स हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे, शब्दावली करेंगे, क्योंकि अगर ये शब्द आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये चारों अवस्थाएं आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आज हम कुछ टर्म सीख लेते हैं। जीन पियाजे ने अपनी जो अवधारणा है वो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दी। और ये संज्ञान है, ये क्या होता है? ये संज्ञान वह क्षेत्र है जिसमें संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, प्रतिमा, इमेजनरी, धारणा, कंसेप्शन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन, थिंकिंग, तर्कना, रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। आप एक ही लाइन में इस बात को समझो कि जीन पियाजे के अनुसार जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती। यानी उनका ये मानना है कि जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है, वो वातावरण के साथ में जो ये मानसिक प्रतिक्रियाएं करता है, जो ये प्रक्रियाएं करता है, इनके माध्यम से वातावरण से प्रॉब्लम को सीखता है और उनको सॉल्व करता है। और उसके साथ में वो एडेप्टेशन करता है, अर्थात समायोजन करता है। ठीक है ना? तो वातावरण से जब वो एडेप्टेशन की प्रक्रिया करता है और वो इन तमाम चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी आयु बढ़ती है, उसी के क्रम में उस बच्चे का मानसिक विकास यानी बौद्धिक विकास भी होता रहता है। यानी उसकी तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती रहती है। आप मान के चलो कि जन्म के समय बच्चे की जो मानसिक शक्ति होती है, या जो बच्चे की सेंसेशन के माध्यम से वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, वो किस तरीके से डेवलप होती है, जीन पियाजे साहब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उनकी पहली सेंसरी मोटर में जो उनकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। और वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है उसके पास में अपनी कोई भाषा तो होती नहीं जन्म के समय, तो वो अपनी इन तमाम प्रतिक्रियाओं को वो कैसे अपनी बात को व्यक्त करता है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके पास में फिर उसकी भाषा का विकास हो जाता है और बड़ा होता है, तो उसकी जो तर्क वितर्क शक्ति है, उन्होंने कहा कि वो स्टेप बाय स्टेप ही विकसित होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले स्टेज के बाद में डायरेक्ट वो तीसरी अवस्था में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पहले वो पहले स्तर में रहेगा, फिर वो सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। इस तरीके से क्रमवार उसके अंदर बुद्धि का मानसिक विकास होता है। उसकी तर्क शक्ति जो होती है, तर्क वितर्क की शक्ति, वो विकसित होती है। होती वो वातावरण के इर्द गिर्द ही है, वातावरण के साथ ही, यानी अंतःक्रिया, बात समझिएगा ध्यान से। वातावरण के साथ में ही जब वो समायोजन करता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है, खोज करता है, तो वो वहीं से अपनी बुद्धि का विकास करता है। और यानी जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि वो ग्रहित होती है। और पियाजे के अनुसार अपने बच्चे अपने ज्ञान के स्वयं निर्माता हैं। उन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक भी कहा। उनका मानना है कि बच्चा संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करने में सक्षम होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। कई बार स्टूडेंट पेपर में इस सिद्धांत के नाम बदल के आ जाते हैं। विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत और मानसिक विकास का सिद्धांत और विकासीय अवस्था का सिद्धांत, ये भी होता है। इनके ये भी नेम होते हैं, इन नाम से भी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझने के लिए निम्न शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो संज्ञान यानी कॉग्निशन और अनुकूलन एडेप्टेशन, आत्मसात्करण एसिमिलेशन, समायोजन एकोमोडेशन, साम्यधारण इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, और जीववाद एनिमिज्म, और अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म, और केंद्रीकरण सेंट्रेशन, और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, और पलटावी रिवर्सिबिलिटी, और संरक्षण कंजर्वेशन, और अपलटावी इररिवर्सिबिलिटी। तो जितनी भी ये टर्म्स हैं, अगर हम इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना स्टूडेंट, तो वो जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं,
संज्ञानात्मक विकास की, वो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिएगा, सबसे पहले देखिएगा, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास वातावरण के प्रभाव से ग्रहित होता है, ये जन्मजात नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि का विकास होता है, वो जन्मजात नहीं होता, बल्कि वो वातावरण के प्रभाव से ग्रहित होता है। मतलब बुद्धि जन्मजात नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कई बार पेपर में आ जाता है भाई, जीन पियाजे के अनुसार जो बुद्धि का विकास होता है वो वातावरण के प्रभाव से होता है या जन्मजात होता है। तो वातावरण के प्रभाव से होता है, जन्मजात बिल्कुल नहीं होता। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे देखिएगा, संज्ञान कॉग्निशन, किसी वस्तु को बिगाड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश करना संज्ञान कहलाता है। भाई आप एक बात बताओ, जो बच्चा है उसने अभी, हमें जीन पियाजे साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चा खोज करता है, बच्चा जो है अपनी चीज़ को खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में इनके संज्ञानात्मक विकास का क्या योगदान रहा, तो इसका मतलब है इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि बच्चे को खुद करके सीखने पे बल दिया इन्होंने। शिक्षा की ये उन्होंने एक प्रणाली भी, मतलब ये उन्होंने एक वहाँ पे क्या दिया है, एक अप्रोच बताई है, टीचिंग अप्रोच, ठीक है। तो चलिए वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चा है कि मान लीजिए खिलौना है, एक खिलौना उसके हमने ला के दिया। अब वो खिलौना उसने क्या करा कि वो ज़मीन पे पटक दिया, वो टूट गया। टूटने के बाद में अब उसने वो पहले देखा था कि वो उसके हाथ पैर कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से था। अब वो क्या कर रहा है, टूटने के बाद में उसके जो पार्ट्स हैं वो बिखर गए हैं, वो उन तमाम पार्ट्स को खुद करके देख रहा है। कभी वो उल्टा जोड़ेगा, कभी सीधा जोड़ेगा, इस तरीके से करके वो खोज करके अपने आप उसको जोड़ना सीख जाएगा। तो इस प्रकार इसी प्रकार क्या है कि वातावरण में जब वो बच्चा आता है तो समस्याओं के साथ में क्या करता है, जूझता है ना, कभी गलत करता है, कभी सही करता है। तो इस तरीके से वो इस तरह की जो मानसिक प्रतिक्रियाएं करेगा, ठीक है ना, कभी गलत करेगा, कभी सही करेगा, इस तरीके से उसका बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता रहता है। ये जीन पियाजे साहब कहते हैं। आत्मसात्करण एसिमिलेशन क्या होता है? जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो यह प्रक्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। उदाहरण देखिएगा, आत्मसात्करण में बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। एक बच्चा आकाश में उड़ती हुई पतंग और हेलीकॉप्टर देखता है और देखने के बाद में उसे पक्षी समझता है। भाई बच्चा क्या है कि अभी यहाँ पर छोटा है, उसका मानसिक जो स्तर है वो अभी अपरिपक्व है, बात समझो, ठीक है ना। अभी जो उसकी तर्क वितर्क शक्ति है वो अभी मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आई है। तो अभी तो क्या है कि आपने उसे बताया कि बेटा देखो ये आसमान में जो उड़ रही है पतंग होती है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, वो हर उड़ने वाली चीज़ को पतंग ही मान लेता है। इसका मतलब वो दिमाग के अंदर एक स्कीमा बना लेता है, वो दिमाग के अंदर वो चीज़ को स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब वो अपने उस पुराने ज्ञान से नई चीज़ को पुराने ज्ञान के चश्मे से ही देखना शुरू कर देता है। वो हर चीज़ को क्या है, पतंग ही मानता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो यानी जो पतंग है उसकी, यानी कि उड़ती हुई पतंग क्या है उसका, और जो हेलीकॉप्टर है वो उसका पूर्व ज्ञान हुआ, और जो उड़ता हुआ पक्षी समझना ये क्या हुआ, उसका नया ज्ञान हुआ। तो यानी कि पुराने चश्मे से ही किसी भी चीज़ को देखना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसिमिलेशन। इसी चीज़ को वो अडेप्ट कर लेता है, इस चीज़ को वो अपने दिमाग में बिठा लेता है। एक बच्चा पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, वह अपनी स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। देखो वही वाली बात आ रही है, जो चीज़ पहली बार उसके दिमाग में बैठ गई वो उस चीज़ को उसी चश्मे में देखता है, वो हर चीज़ को कि भाई ये वाली चीज़ भी वही है, ठीक है ना। परंतु सफ़ेद वाला कुत्ता देखकर वह अपने स्कीमा में अडेप्टेशन करता है, अनुकूलन बनाता है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है कि कुत्ते केवल काले रंग के नहीं होते बल्कि सफ़ेद रंग के भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे वो करेक्शन कर रहा है। अब देखो, जब एक बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसी स्कीमा में एक नई जानकारी को शामिल करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बताइएगा वो क्या कहलाती है। आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये अनुकूलन यानी कि समावेशन कहलाएगी। यानी कि उसने क्या करा, उस चीज़ को एसिमिलेशन है, एसिमिलेट कर लिया, एडेप्टेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि उसकी जो पूर्व जानकारी है उसी के हिसाब से उसने दूसरी चीज़ को भी वैसा ही समझ के अपने दिमाग में डाल लिया, राइट। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ आपकी अनुकूलन कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक बच्चा उड़ती हुई पतंग को देखकर पक्षी समझता है, ये प्रक्रिया का संबंध किससे है? भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी तो देख लो आप, ये तो एसिमिलेशन है। ये भी, ये क्या है, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका आत्मसात्करण है। देखिए जो अनुकूलन होता है ना, इसको एडेप्टेशन कहते हैं, इसको समावेशन भी कहते हैं। हिंदी में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये एसिमिलेशन से जुड़ा हुआ वर्ड है। क्यों है? क्योंकि बच्चे ने क्या करा, पुराने ज्ञान से नई चीज़ को अडेप्ट करा, उसको सीखा, वैसे ही उसी चश्मे से देख के उसने उसको
उसको जो है समावेश कर लिया, ठीक है ना। उसी तरीके से उसको भी समझ लिया, तो वो वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनुकूलन कहलाएगी, समावेशन एडेप्टेशन कहलाएगी। इंग्लिश में समझ लेंगे ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये आत्मसातकरण हो या एसिमिलेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब ये देखो कि ये समायोजन क्या होता है, एकोमोडेशन। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना, देखो अब वहाँ पे तो परिवर्तन नहीं कर रहा है, वहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, वो चीज़ को वही समझ रहा है। यहाँ पे तो वो परिवर्तन भी कर रहा है, परिवर्तन करना शुरू कर देता है। तथा जब बच्चा अपने ज्ञान में मॉडिफिकेशन करता है या नई जानकारी में परिवर्तन करके स्कीमा में अपने स्कीमा में शामिल करता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये एकोमोडेशन कहलाती है। भाई पुरानी स्कीमा तो उसकी क्या है कि वो अलग है, कि वो हर उड़ती हुई पतंग को क्या समझ रहा है, कि वो हर उड़ती हुई चीज़ को पतंग समझ रहा है। लेकिन ये तो उसकी पुरानी स्कीमा है। अब वो क्या कर रहा है कि अपनी एक नई चीज़ उसके दिमाग में आ रही है कि नहीं भाई, हर उड़ती हुई जो चीज़ होती है वो पतंग नहीं होती, बल्कि वो पक्षी भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक नई जानकारी है, तो यहाँ पे वो पुराने स्कीमा को चेंज करेगा, नहीं करेगा। अब वो पुराने स्कीमा को चेंज करके नए स्कीमा को बना रहा है, अर्थात जब वो नया स्कीमा बनाएगा तो यही प्रक्रिया एकोमोडेशन कहलाती है। बहुत सिंपल है ये। आगे देखो, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आपका। एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, आत्मसातकरण व समावेशन। एक बच्चे के स्कीमा में ये सूचना है कि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, तो वो अपने आप अनुमान लगा लेता है कि 4 टांग वाले पशु कुत्ते होते हैं, क्योंकि वो तो पुराने ज्ञान से जोड़ के देख रहा है ना हर चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आत्मसातकरण या समावेशन कहलाती है। इसी चीज़ को समावेशन कर लेता है, एडेप्टेशन कर लेता है पुराने ज्ञान के आधार पर, ठीक है। एकोमोडेशन क्या है, समायोजन। जब बच्चा बिल्ली को देखकर ये अनुमान लगाता है कि 4 टांग होते हुए भी वह कुत्ते से अलग है, तब वो अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है। अब तो परिवर्तन कर लिया, इसका मतलब जब उसने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करके तो नया स्कीमा बनाया। अब क्या क्या परिवर्तन करा कि 4 टांग वाले पशु जो है वो कुत्ते ही नहीं होते, बल्कि अन्य पशु भी होते हैं। तो ये प्रक्रिया एकोमोडेशन कहलाती है। तो जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा से हट के एक नया दूसरा स्कीमा तैयार कर लेता है और उसमें करेक्शन कर लेता है, क्योंकि जब 2 चीज़ें उसके सामने आएंगी तो वो एक बैलेंस भी तो बनाता है। भाई मान लीजिए एक बच्चा खिलौना जोड़ रहा है, उसने एक पार्ट उसका उल्टा सीधा जोड़ दिया, तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? जब तक वो सीधा नहीं जुड़ेगा तो उसके दिमाग के अंदर क्या है कि वो उसकी सोचने की प्रक्रिया, अब वो सोच रहा है इस बारे में, ठीक है ना, तर्क वितर्क कर रहा है, यहाँ पे वो सोच रहा है, आइडिया लगा रहा है वो। तो इसीलिए यहाँ पे वो, लेकिन अभी क्या है कि इस एज में उस बच्चे की जो तर्क वितर्क की शक्ति है वो उतनी परिपक्व नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे है यहाँ पे अभी। चलिएगा आगे देखिए। जब एक बच्चा एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ता देखकर उसे पक्षी समझता है तथा बाद में वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करके देखता है, परिवर्तन करके ये कहता है, देखो परिवर्तन हो चुका है पुराने स्कीमा में, ठीक है ना, कि हर उड़ने वाली वस्तु पक्षी नहीं होती, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी आकाश में उड़ सकती हैं। तो ये तथ्य क्या कहलाएगा? देखो भाई, पुराना स्कीमा से अब वो नए स्कीमा में आया। एक बात समझो, पुराना स्कीमा क्या है, उसने पतंग को उड़ते हुए देखा, पक्षी को पतंग मान लिया, पुराना स्कीमा है। नेक्स्ट, अब उसने परिवर्तन करके क्या करा, उसने सोचा कि भाई नहीं, ये जो पतंग है ये उड़ने वाली हर चीज़ पतंग नहीं होती, पक्षी भी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नई जानकारी उसके सामने ऐड हो रही है और उसके स्कीमा में परिवर्तन हो रहा है। तो पुराने स्कीमा में परिवर्तन होने के बाद जब नया स्कीमा उसके दिमाग में बन रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है। ये हो गया। चलो भाई, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल बात है। मान लीजिए एक बच्चा है, एक उसका खिलौना टूट गया, टूटने के बाद में उसने उसका एक पार्ट उल्टा जोड़ दिया, तो जब तक कि वो, अब वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो डिसइक्विलिब्रेशन कहलाएगी। तो क्या उसमें वो करेक्शन नहीं करेगा? जब उस पार्ट को वो सीधा जोड़ देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो उसका इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब उसके पास में कोई पूर्व जानकारी होती है और वो नई जानकारी आती है, तो उन दोनों के बीच में वो क्या करता है? वो बैलेंस करके देखता है, ठीक है ना, कि ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए उसने बिल्ली को देखा, फिर उसने देखा गाय को, तो वो ये देखता है कि ये तो बिल्ली है और ये गाय है, कि ये मैं इसको भी बिल्ली समझ रहा हूँ गाय को, कि ऐसा है या नहीं है। तो जब वो यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन बैलेंस करना शुरू कर देता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो उसे डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, उसे हिंदी में साम्य धारण कहते हैं। सिंपल है, समझ लीजिएगा आप। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन कायम करता है। जब बच्चा
कोई भी नया काम करता है तो उसके मानसिक प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। उसे दूर करने के लिए आत्मसातकरण की अवस्था में डिसइक्विलिब्रेशन की अवस्था पाई जाती है। भाई एक बात तो बताओ, डिसइक्विलिब्रेशन तो अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए उसने एक तरफ तो देखा 4 टांग का कुत्ता, अब उसे आप दिखा रहे हो हाथी, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई ये तो मैंने 4 टांग का तो जो है कुत्ता देखा था, वो कुत्ते को, वो हाथी को भी तो कुत्ता मान रहा है यहाँ पे। तो क्या इस बात को लेके उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है? तो ये कन्फ्यूजन क्या कहलाता है? ये क्या है? ये डिसइक्विलिब्रेशन है। इसको जब वो दूर कर लेगा तो वो किस अवस्था में आ जाएगा? तो वो इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा, तभी तो उसे प्रॉपर जानकारी हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखो आप, एक बच्चा गुलाब के फूल को देखने के बाद गुड़हल के फूल को भी फूल ही समझता है, जबकि फूल तो दोनों अलग अलग हैं तो फूल, लेकिन हैं तो अलग अलग है, तो वो भी जानवर लेकिन है तो वो अलग अलग। ठीक है ना? तो दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो किस की गुलाब व गुड़हल दोनों फूल अलग अलग किस्म के फूल है दर्शाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये कन्फ्यूजन दर्शा रहा है उसका। तो ये क्या है? यहाँ पे डिसइक्विलिब्रेशन है, यहाँ पे असाम्य धारण है, ये हो गया यहाँ पे। जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़कर अर्थात आत्मसातकरण व समायोजन दोनों का सहारा लेकर अपने भ्रम को दूर करने का प्रयास करता है, भाई वो भ्रम को जब दूर कर लेगा तो फिर तो उसमें इक्विलिब्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना? जब वो सोचेगा, जब अब क्या है कि नहीं भाई हर चार पैर वाली जो जानवर होता है वो बिल्ली नहीं होती, चार पैर वाले तो और अन्य जानवर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, गाय भी होती है, भैंस भी होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब वो चीज़ क्या कहलाएगी? यहाँ पर तो बैलेंस हो गया ना, यहाँ पे इक्विलिब्रेशन की अवस्था में आ गया। जब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो ये साम्य धारण होगा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है ये देख लीजिएगा। हमारे दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह होता है जहाँ छोटे छोटे सूचना या जानकारी के अलग अलग फोल्डर या ब्लॉक्स होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दिमाग उसे रिकॉल करता है। स्कीमा शब्द बायोलॉजी से लिया गया है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय वह संबंधित सभी सूचनाओं को विधिवत, ये वध है यहाँ पे, वरद नहीं है, इसको करेक्शन कर लें, ये वध है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अपने दिमाग में रखता है, यह स्कीमा कहलाता है। इसे संज्ञानात्मक मॉडल के मूल खंड भी कहा जाता है। भाई एक बात बताओ, हर एक इंसान के दिमाग के अंदर मेमोरी होती है। अपनी मेमोरी में वो क्या करता है? वो हर बात को रखता है। वो एक कॉलम सब्जेक्ट का बनाएगा, एक रिलेटिव्स का बनाएगा, ठीक है ना, एक वो समाज का बनाएगा, एक कलर का बनाएगा, गेम्स का बनाएगा। ठीक है, अगर मैं गेम की बात करूँगा, भाई गेम कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता दो कि भाई हॉकी होता है ना, गेम ऑफ टिप कैट होता है, गिल्ली डंडे का खेल होता है, कबड्डी होती है, खो खो होती है। तो ये कहाँ से बता रहे हो आप? तो ये एक ही स्कीमा काम कर रहा है। तो स्कीमा का जो एक ब्लॉक है ना, वहाँ पे आपका ये है, मेमोरी में फीड है ना आपके। मैंने आपसे बोला भाई बताओ आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, आपने कहा सर हिंदी होती है, संस्कृत होता है, इंग्लिश होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है। अब आपने दूसरे वाले ब्लॉक में रखी हुई हैं बातें। तो हर एक इंसान के दिमाग के अंदर मेमोरी में अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो अपनी उन तमाम जानकारियों को एकत्रित करके उसमें अपनी मेमोरी में फीड करके रखता है। उसी को बायोलॉजी में स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीम क्या होती है? किसी काम को करने के अलग अलग तरीके, योजनाएं आदि स्कीम कहलाती है, या व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम कहलाता है। जैसे स्कूल की जो समय सारणी होती है वो स्कीम कहलाती है। भाई आपने देखा होगा कि हमें इस एग्ज़ाम जब होते हैं हमारे, तो हमें स्कीम मिलती है। स्कीम का मतलब क्या होता है? भाई हमारा मंडे में एग्ज़ाम होगा, ट्यूसडे में होगा। ठीक है ना? देखो, स्कीम में और स्कीमा में फ़र्क है। स्कीमा में कोई भी चीज़ जो हम कर लेते हैं वो हमारी हो जाती है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, इसमें एडवांस नहीं होती। स्कीम में हमें आगे की बातें पता लग जाती है। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये कि क्या हमें स्कीमा के तहत भविष्य की जानकारी पता लग पाएगी? नहीं, हमें स्कीम के तहत पता लग पाएगी। स्कीमे का मतलब है कि आपने पिज़्ज़ा खाया, अब खाने के बाद में आपने उसका टेस्ट किया, आपने अनुभव कर लिया, वो चीज़ आपके दिमाग में फीड हो गई। ठीक है ना, राइट, वो वाली हो गई। ठीक है ना? इसी प्रकार जो स्कीमा होता है, जो हम काम कर लेते हैं उसका जो अनुभव होता है, उसके आधार पे जो हम अपने दिमाग के अंदर उसकी मेमोरी बना लेते हैं और उसको हम अलग से डिपार्टमेंट में, अलग से फोल्डर में सेव कर लेते हैं, वो स्कीमा होती है। ठीक है, और जो हमें भविष्य की जानकारी देती है, कैसे? भाई नहीं मैं परसों तो वहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं आगरा जाऊँगा, तो ये स्कीम, आपका एग्ज़ाम है वो आपकी आगे पूरे भविष्य की होती है स्कीम, तो कि भाई आपके अगले 2 महीने तक आपकी परीक्षाएँ चलेंगी। ठीक है, ये स्कीम होती है। ठीक है ना? तो आसानी से दोहराया जा सके, तो आपको स्कीम और स्कीमा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, एक व्यक्ति आगरा जाना चाहता है, वो आगरा जाने के लिए योजना बना रहा है। अब योजना बना रहा है, इसका मतलब भविष्य की योजना बना रहा है। भाई मैं इतने बजे वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, तो कि वह बस से जाए या फिर ट्रेन से जाए,
लेकिन जाएगा तो वो फ्यूचर में, अभी तो प्लान बना रहा है ना। तो इसके विपरीत एक व्यक्ति एक समस्या का समाधान कई तरीके से कर देता है। इसका मतलब वो समस्याएं उसने पहले भी सॉल्व करी हुई हैं, उसके दिमाग में उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो पहले से दिमाग में उसके ब्लॉक में पड़ा हुआ है, वो तो पूर्व ज्ञान भी उसकी सब मदद करेगा, राइट, उसके स्कीमा में है वो चीज़। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही विकल्प चुनिए। देखिए जो पहले वाला आगरा जा रहा है वो तो है स्कीम, और जो ये बाद वाला है कि वो समाधान ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे स्कीमा होगा। ये होती है इनकी प्रक्रिया। ठीक है, तो स्कीम और स्कीमा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया जिससे आपको समझना आसान रहे। आगे देखिए स्टूडेंट, जीववाद क्या होता है। जब बच्चा अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है तो वो जीववाद कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जैसे आपने देखा होगा, आज मेरी गुड़िया बीमार है, मेरी गुड़िया नीचे गिर गई है ना, उसे चोट लग गई, लोहे को मत मारो वो रोएगा, मेरी साइकिल आराम कर रही है। तो बच्चे हैं छोटे, उनका मानसिक स्तर अभी उस लेवल पे नहीं डेवलप हुआ है, उनकी तर्क वितर्क शक्तियाँ अभी परिपक्वता नहीं आई है उनमें। ठीक है ना, उनके सोचने का और देखने का दृष्टिकोण अभी उस लेवल पे नहीं आया है ना, तो अभी वो इनिशियल स्टेज में है। तो यहाँ पर जो है बच्चा क्या कर रहा है, वो अभी क्योंकि जो अवस्थाएं हैं ये सब चीज़ें वहाँ आएंगी कि जीववाद किस अवस्था में आएगा। प्याजे की जो 4 अवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट वहाँ पे काम आएंगे आपके। अभी तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है ना, तो जब एक बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। आगे चलिए, एक बच्चे से छिपाकर उसकी मम्मी ने गिलास के पानी को बाहर फेंक दिया। बच्चे से पूछा भाई पानी कहाँ गया, तो बच्चा कहता है कि पानी, गिलास ने पानी पी लिया। इसका मतलब वो ये सोचता है कि भाई गिलास भी पानी पीता है। इसका मतलब अब बताओ, गिलास पानी पीता है क्या, वो तो निर्जीव होता है, कैसे पिएगा। इसका मतलब वो बच्चा गिलास को भी क्या सोच रहा है, सजीव सोच रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जीववाद हुआ। आगे चलिए, अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म, ये क्या होता है। देखिए जब बच्चा ये मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है, तो ये अहम केंद्रिता की अवस्था कहलाती है। और इसमें बच्चे स्वयं को तथा अपने विचारों को ही सही मानते हैं। जैसे बेटे ये प्लास्टिक के खिलौने खाना नहीं खाते, ठीक है, और ना ही आराम करते, बच्चे को आप बोलो, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि वो अपने दिमाग के अंदर, वो अपने ही दिमाग से सोचता है और अपनी ही सोची की जो उसकी खुद की कल्पनाएं होती हैं वो उनको ही मतलब सही मानता है कि वही सब चीज़ें सही हैं बस जो मैं कह रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बच्चे को बताया कि नहीं बेटा, जो खिलौने होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, वो खाना नहीं खाते, है ना। वो क्या कहता है, अब बच्चा खाना नहीं खाते बेटा, अब बच्चा क्या कह रहा है, नहीं मेरा खिलौना तो खाना भी खाता है और मेरे साथ रोजाना सोता भी है और ये आराम भी करता है, उसको पता ही नहीं है इस बात का, राइट। इसका मतलब वो बच्चा अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी कल्पना को भी सत्य मान लेता है। आगे चलिएगा, केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक किसी विशेषता पर बल दे तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात एक विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है। इसके विपरीत जब बच्चा एक वस्तु के सभी पक्षों व विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो ये प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, एक बच्चा है, अब जैसे एग्जाम्पल है समझना आप। एक अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से कहा कि गाय का चित्र देखकर उसकी सभी विशेषताओं का वर्णन करो। तो उसके 2 परिणाम उस अध्यापिका के सामने आए। एक बच्चे ने बोला, राजू नाम के बच्चे ने बोला कि गाय के 2 आँख, 2 कान और बस एक मुंह होता है। इसका मतलब उसने यहाँ पे बस भी बोल दिया। इसका मतलब है कि वो केवल उस गाय का एक ही पक्ष देख पा रहा है, उसके मुंह ही को देख रहा है। वो उसके बारे में और पक्षों के बारे में नहीं सोच पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, यहाँ पे केंद्रीकरण है। ठीक है, और अब दूसरा देखो, जबकि नताशा ने उसका वर्णन करते हुए बताया कि गाय की 4 टांग होती हैं, 1 पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, 2 आँख होते हैं और 2 कान होती हैं, और इसके अलावा गाय में और अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब जो नताशा है वो उसके कई अलग अलग पक्षों को देखकर उसका वर्णन कर पा रही है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विकेंद्रीकरण का जो विकास है वो विकसित हो गया है, उसका स्तर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिएगा, उसका मानसिक स्तर जो है इस लेवल पे आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, ये क्या होती है। बच्चा किसी एक बिंदु से आगे जाने के बाद लौटकर वापस नहीं आ पाता। मान लीजिए आपने उसको टी को वे बनाने पर दोबारा टी पर जाने के लिए कहा तो वो वापस नहीं जा पा रहा है। मान लीजिए मैंने कहा भाई 1 2 3 4, तो आप उसे ये बोलोगे 4 3 2 1, वो उल्टी आपको गिनती नहीं सुना पाएगा। इसका मतलब अपलटावी का जो गुण है उसके अंदर विकसित नहीं हुआ। तो जिस बच्चे के अंदर अपलटावी यानी वो चीज़ों को उलट पुलट कर नहीं आपको किसी मूल बिंदु के बारे में नहीं बता सकता, वो चीज़ उसके अंदर अपलटावी होती है। इसका मतलब यहाँ पर अपलटावी गुण का अभाव है। आगे चलिएगा,
जब बच्चा ये समझता है कि कोई संख्या परिवर्तित हो सकती है परंतु वह वास्तविकता में एक समान रहती है, उसको दूसरे समप्रत्यय कंसेप्ट में ढाला जा सकता है। जैसे कि 4+3 कितने होते हैं? 7। 3+4 कितने होते हैं? 7। अगर हम दोबारा से 3 पे आना चाहें तो बच्चा बता देगा कि अगर हम 7 में से 4 माइनस करेंगे दोबारा से हम 3 आ जाएंगे। इसका मतलब कि वो दोबारा से उसी बिंदु पर चला जाता है, मूल बिंदु पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बच्चे के अंदर जो रिवर्सिबिलिटी का गुण है वो विकसित हो गया है, अर्थात वो चीज़ों को उलट पुलट कर भी कर लेता है, सीख लेता है। संरक्षण क्या होता है ये देखिएगा। इसमें बच्चे वस्तु के भौतिक आकार और उसकी क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे में किसी आकृति, रंग, रूप में परिवर्तित करने से, अर्थात शुरुआती आकृति में किसी प्रकार को परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति भूल जाते हैं। इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, आप यहाँ पे ना एक बड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ये पेपर में आया हुआ भी है। मान के चलो कि 1 लीटर पानी है। एक अध्यापिका ने क्या करा कि उस पानी को ना एक बड़े बर्तन में रखा, उसके बाद में फिर एक लंबे बर्तन में डाल दिया उसे, ठीक है ना। तो बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जो पानी है ज़्यादा किस में है? तो बच्चा यहाँ पे बता रहा है, देखो जिस बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होगा वो तो ये बताएगा कि जो लंबे वाला बर्तन है ना इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि पानी की जो मात्रा है वो तो बराबर है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे के अंदर संरक्षण आ जाएगा, ठीक है ना, संरक्षण का मतलब कि वो उसकी जो भौतिक आकार हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, जब वो उस चीज़ों को समझने लगेगा, ठीक है ना, तब आप उसे कैसे उलट पुलट के दिखाओ, फिर वो उसी चीज़ को समझेगा, नहीं ऐसे, इसका ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब यहाँ पे उसके अंदर संरक्षण का अभाव है। और अगर वो ये बता पा रहा है कि पानी की मात्रा तो उतनी है, दोनों ही बर्तनों में पानी की मात्रा समान है, इसका मतलब यहाँ पे उसके अंदर संरक्षण है। और अगर वो कह रहा है कि बड़े वाले में ज़्यादा है और छोटे वाले में कम, दूसरे वाले में कम है, इसका मतलब यहाँ पर उसके अंदर संरक्षण का अभाव है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखो, एक अध्यापिका ने बच्चे के सामने क्या है कि बॉल बनाई, फिर उसी बॉल पर उसने नई आकृतियों की सहायता से एक कमल का फूल बना दिया, ठीक है। अब बच्चे से कहा गया कि भाई बताओ ये क्या थी। अब बच्चा है ना इसको भूल गया, इसको याद रख रहा है, आज सवेरे हो ना वो भूल गए, तो ये इसको भूल जाता है बच्चा। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो कभी बॉल वाली है ना, बॉल वाली पहली आकृति को भूल गया, ठीक है। एक सीधी रेखा बनाई एक अध्यापिका ने, उसके ऊपर फिर त्रिभुज बना दिया। तो बनाने से सीधी रेखा वाली पिछली आकृति को भूल जाता है। अब बच्चे से पूछा भाई बताओ जो त्रिभुज है इससे पहले वाली जो रचना थी वो क्या थी? ये तो भूल गया। इसका मतलब यहाँ पे संरक्षण का अभाव है। अगर बता देगा भाई यहाँ पे तो सीधी रेखा थी, इसका मतलब यहाँ पे संरक्षण का अभाव नहीं है, राइट, ठीक है। अब ये जो प्रावर्ती जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है क्या होती है? बच्चे जिस कार्य को सीख जाते हैं उसे बार बार दोहराते हैं, जैसे कि अंगूठा चूसना, ठीक है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे प्राप्त सूचना को संगठित करने की क्षमता रखते हैं। हम किसी भी सूचना को कभी भी बिखराव के रूप में नहीं रखते, ठीक है। जैसे कि बच्चों में आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर समझो, बालक को 3 अलग अलग साइज की वस्तुएं दो आप, वह उन्हें बड़े से छोटे क्रम में स्वयं लगाकर देखता है। इस प्रकार वह संगठन द्वारा सूचना ग्रहण कर लेता है। देखो स्टूडेंट, ऐसा होता है कि वो तो मैं आपको ना जितनी भी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में बच्चे के अंदर ये कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं, ये तमाम आपको जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में पता लगेंगे, राइट। वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मगर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर ये संगठन वर्ड आ गया तो ये संगठन होता क्या है? किसी भी जानकारी को, जो सूचना आपके पास में है, उसको जब आप यानी कि एक क्रम में बांध कर रखते हो, संगठित रूप में रखते हो, ठीक है ना, तो वो प्रक्रिया संगठन कहलाती है। और कभी भी जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आप संगठन के रूप में अगर रखते हो तो वो चीज़ आपकी संगठन कहलाती है। और ये कौन सी अवस्था में विकसित होती है बच्चे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया, या ये जो स्तर है, जो इसका विकास है, कब होता है, ये तमाम हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप ये सब वर्ड सीख लीजिएगा आज, ठीक है। चलो भाई, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप, इमेज बना लेता है तो वह उसे सदैव याद रखता है, यह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। मैंने अपनी बेटी के हाथ में से मोबाइल को लेकर अपने तकिए के नीचे छिपा दिया, उसने मोबाइल को वहीं से ढूंढ निकाला, यह प्रक्रिया वस्तु स्थायित्व कहलाती है। देखो बच्चे हैं ना, जब एक चीज़ के बारे में अपनी इमेज बना लेते हैं, वो उस चीज़ के बारे में, मान के चलो कि 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, घर में,
एक बच्चे के पास में रेड कलर का खिलौना है, एक के हाथ में ग्रीन कलर का है। खिलौने का केवल क्या है कि कलर डिफरेंट है, मगर वो खिलौने दोनों एक जैसे हैं, नो डिफरेंस। आपने क्या करा कि दूसरे बच्चे को वो ग्रीन वाला दे दिया और पहले वाले बच्चे को दे दिया वो रेड वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने उन दोनों के खिलौने को अल्टा पल्टी कर दी। इतना करने से ही बच्चा क्या है कि रोने लगेगा और वो जिद करेगा कि नहीं मम्मी मुझे तो मेरे वाला ही खिलौना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो वो एक बार कोई चीज़ को देख लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व होती हैं, और कोई भी चीज़ छीन कर आप दूसरी चीज़ उनको दे देंगे तो वो रोएंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि उस चीज़ के इमेज बना लेते हैं, फिर वो उसी चीज़ को खेल कर उसी को एंजॉय करते हैं उटक पटक कर, और कई बार उसे चीज़ों को मुंह में भी डालते हैं बच्चे। तो ये इस तरीके की बच्चे जो होते हैं वो अपने दिमाग के अंदर क्या कर लेते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु को स्थायित्व कर लेते हैं, इमेज को परमानेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, चलो अनुकरण, इमिटेशन, नकल, दोबारा सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। एक बार बच्चे के सामने ना आप कोई चीज़ कोई भी एक्टिविटी करो, बच्चा उसे दोहराएगा, देखकर उसकी नकल ज़रूर करेगा। कुछ भी कर लो आप XYZ, चाहे वो आप बोलने से रिलेटेड कर लो या कोई आप क्रिएटिविटी कर लो, पेंसिल से आप कोई चीज़ उसके सामने पेंटिंग बनाओ तो उठा के ब्रश से उल्टा सीधा बनाएगा, ऐसे ही करेगा, नकल करेगा वो, 100% आपको जो है कॉपी करेगा वो। ठीक है, तो नकल द्वारा सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। जैसे कि बेटे पापा बोलो, तो पहले क्या करेगा बच्चा, तो पापा तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे है। तो अभी क्या करेगा, पापा मामा ऐसे धीरे धीरे बोलकर, फिर वो जैसे जैसे उसकी मानसिक भाषा का विकास होगा, फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से प्रयास करके सीख जाएगा, फिर वो एक दिन पापा बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे का जो विकास है, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो एकदम नहीं होता, ये कह रहा है जीन प्याजे। अब प्याजे के अनुसार जो विकास क्रम है, मैंने आपको जब विकास का जो इसके टाइप्स बताए थे कि भाई जो हमारे विकास होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से टॉपिक पढ़ाया था। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये स्पाइरल होता है विकास का क्रम, है ना। और ये भी बताया था मैंने आपको कि देखो ये निरंतरता का विकास होता है ना, बताया था ना आपको। तो ये आपको मैंने इस तरीके से दोनों जो है ये डायग्राम आपको बताए थे कि एक इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, एक इस तरीके से दर्शाया। पेपर में ये 3 चिन्ह आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। लेकिन जो प्याजे का विकास का आरेख होगा वो क्या है कि जो प्याजे का विकास है वो इस तरीके से होता है 4 अवस्थाओं में, वो ऐसे नहीं होता। अगर वो कहे कि भाई जीन प्याजे के अनुसार जो विकास की अवस्था का आरेख है वो किस प्रकार है, ठीक है ना, तो ये तो निरंतरता का विकास दर्शाता है, ये अलग है। ठीक है ना, तो जो प्याजे का विकास होगा वो इस तरीके से होता है कि 0 से 2 वर्ष ये पहली अवस्था है, 2 से 7 वर्ष ये दूसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष ये तीसरी है, और ये चौथी अवस्था है। इन अवस्थाओं को हम क्या क्या कहते हैं और इन अवस्थाओं के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से वो गुण होते हैं जो बच्चों में विकसित हो जाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।